तो चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है छात्रों। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 9 जो कि 18 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। आपका जो टॉपिक रहेगा व्यापार से साम्राज्य तक। छात्रों, व्यापार से साम्राज्य तक का जो आपका पाठ 2 था, इससे हमने कई वर्कशीट पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें हम ब्रिटिश कैसे यूरोपीय व्यापारी व्यापार करने के लिए आए, ब्रिटिश इंडिया कब आई, उसने व्यापार पे उसको कैसे एकाधिकार मिला था और कैसे उसने बंगाल से शुरू करके धीरे धीरे पूरे भारत पर सत्ता स्थापित कर ली, उसकी सहायक संधि नीति, रेजिडेंट स्थापित करने की नीति और राज्य हड़प डलहौजी की नीति जो थी, ये सबको हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे नए शासन की स्थापना। तो जब कंपनी ने बहुत बड़े हिस्सों को अपने अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर लिया, फिर उन्होंने भारत में जो शासन व्यवस्था यानी प्रशासन में दखल देना शुरू किया, सुधार करने शुरू किए। जैसे पुलिस व्यवस्था का सुधार किया, नए डीएम कलेक्टर बनाने शुरू कर दिए और न्याय व्यवस्था में सुधार किया। तो कौन कौन से सुधार किए उसके बारे में इस वर्कशीट में पढ़ते हैं। नए शासन की स्थापना। वारेन हेस्टिंग्स जो 1773 से 85 तक भारत का गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया कि कंपनी के शासन को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आते आते कंपनी न केवल उसके समय तक आते आते कंपनी क्या हो गई थी, न केवल बंगाल में बल्कि मद्रास, चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंट गए थे। तो जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के अंतर्गत थे, उनको प्रशासकीय इकाइयों में ब्रिटिश इलाकों को बांट दिया गया था। उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था और ये 3 प्रेसिडेंसी उस समय थी। बंगाल थी, मद्रास यानी जो आपकी चेन्नई, बम्बई जो अब मुंबई हो गया है। तो 3 प्रेसिडेंसी उस समय थी। हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था और सबसे ऊपर क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था। अब वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, कई प्रशासकीय सुधार किए, जिसमें सबसे प्रमुख था 1772 में उसने न्यायालय में सुधार किया। तो उसने क्या सुधार किया कि अदालतें जो होती थी उनको 2 भागों में बांट दिया। एक तो फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत में क्या होता था, जो हत्या है, बलात्कार है, मारपीट है, खून खराबा है, इन सब की अदालतें होती थी। दीवानी में जो कर है, व्यवस्था है, पैसे का लेन देन है, ज़मीन की जायदाद का झगड़ा है, ये सब जो विवाद है ये दीवानी होता था। दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। दीवानी अदालतों का मुखिया कौन, जिला कलेक्टर, जिसे अब डीएम बोलते हैं, वो होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे और उनकी सहायता के लिए मुस्लिम, चूँकि उस समय भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम और हिंदू थे, तो मुस्लिम और हिंदू के जो मौलवी और पंडित होते थे वह अपने अपने धर्म की व्याख्या करके केस के हिसाब से उसको निपटाते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। फौजदारी अदालतों का जो मुखिया होता था उसे काजी या मुफ्ती कहा जाता था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत मुग़लों के बाद लिया था, तो मुग़लों के शासन में पर्शियन व्यवस्था सब थी, तो सब इस्लामिक जो न्याय व्यवस्था थी, काजी मुफ्ती, यही सब हुआ करते थे। फिर हिंदी कानून, चूँकि हिंदू कानून बहुत ज़्यादा हिंदू थे भारत में, पश्चिम से लेकर पूरब तक, तो उनमें विविधता बहुत थी। तो उनमें समरूपता लाने के लिए क्या किया उसने, 1775 में 11 पंडितों से कानूनों का एक संकलन तैयार करवाया और NV हालहेड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद इसलिए किया ताकि जो अंग्रेज़ न्यायाधीश हैं उनको समझ में आ सके, क्योंकि उनको हिंदी या उर्दू फारसी तो आती नहीं थी। ऐसे ही 1778 में न्यायाधीशों ने मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता बनवाई, जितने भी मुस्लिम कानून होते हैं, और संहिता तैयार कर ली। और जैसे ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापना की गई, तो कलकत्ता में अपीलीय सदर अदालत निजामत की स्थापना कर दी गई। तो आपको पता 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि भारत में एक उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय होगा जो कलकत्ता में स्थापित होगा। तो कलकत्ता में स्थापित किया गया और उसे अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई उसके अंतर्गत। यानी कि वहाँ से जितनी भी अदालतें हैं उनकी अपील की जा सकती है। जैसे आज के ज़माने में सर्वोच्च न्यायालय है, तो जो जिला न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, यहाँ से जो केस होते हैं उसके बाद अपील जाके सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। इसके अलावा भारतीय ज़िले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। नाम से पता था इसका मुख्य काम था कर इकट्ठा करना, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और दरोगा की सहायता से कानून व्यवस्था बनाना। कलेक्टर उस समय बहुत महत्वपूर्ण पद हो गया था। जैसे डीएम, वो कर सारे दीवानी के मामले देखता था,
कर ग्रहण करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। और उस समय जो है कलेक्टर जो कार्यालय था, कलेक्ट्रेट, सत्ता और संरक्षण का केंद्र बन गया था। यानी सबसे ज़्यादा पावर उस समय क्या होती थी, जो लोकल इकाई थी जैसे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, वो कलेक्टर के पास होती थी। क्यों? इससे पहले जो जमींदार होते थे, छोटे छोटे रियासतदार होते थे, उनकी अपनी अपनी हर रियासत में हर राजा का अपना न्याय चल रहा है, तो सब अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन अब सबका जो ब्रिटिश के अंतर्गत जितने क्षेत्र हो गए, वो जो डिस्ट्रिक्ट जिला बन गया और ज़िले का कलेक्टर होता था, उसी कलेक्टर के पास सारी सत्ता रहती थी। प्रश्नों के जवाब देते हैं। प्रेसिडेंटी का क्या अर्थ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 प्रेसिडेंटी का कौन कौन सी थी? तो प्रेसिडेंसी क्या हुआ करती थी, यहाँ देखेंगे। यानी ब्रिटिश इलाके जो जो प्रशासनिक इकाइयों में बटे थे उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 थी, बंगाल थी, मद्रास थी और मुंबई थी। तो आपको लिखना है। और वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ताकत को फैलाने में से कैसे भूमिका निभाई? जिसने कई सारे प्रशासनिक और न्यायिक सुधार किए। इसके अंतर्गत कलेक्टर के पद को और मजबूत किया, न्यायाधीशों में फौजदारी और जो दीवानी न्यायालय है उनकी स्थापना की, और जो हिंदू और मुस्लिम जो कानून है उनका संहिताकरण करवाया, उनको संहिताबद्ध करवाया। तो जो हम बोल रहे हैं उसी को आप लिख सकते हैं सुन के। वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से सुधार किए? भाई 2 भागों में बांट दिया, एक दीवानी हो गया, एक फौजदारी, एक क्या हो गया, फौजदारी, और कानूनों का संहिताकरण करवा दिया। कलेक्टर का क्या काम था? कर इकट्ठा करना और कानून व्यवस्था। तो छात्रों, आपकी ये 8वीं क्लास की वर्कशीट समाप्त होती है। इसे करके आप अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।